तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है, कभी शिक्षा, कभी संस्कृति, कभी नियोजन, कभी स्थानीय नीति। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग जिस मुहाने में आके खड़े हैं, यहाँ से केवल और केवल इस राज्य में अंधकार होता हुआ दिख रहा है। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए राज्य के तमाम युवाओं से, बुद्धिजीवी वर्ग से, तमाम लोगों से आग्रह होगी कि यह आंदोलन जो आज जनवरी महीने से आरंभ हुआ है, यह आंदोलन चाहे जितना लंबा समय लेता है लेने दीजिए, लेकिन लड़ाई निर्णायक होनी चाहिए। झारखंड में प्रथम अधिकार झारखंड वासियों का मिले, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मैंने कभी संविधान से बाहर बात नहीं कही, ना मैंने कभी बाहरी भीतरी का बात कहा है। 10%, 15% जो अन्य राज्यों में प्रावधान है, उस प्रावधान से जो भी लोग आते हैं स्वीकार हैं, किंतु मूल अधिकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो हैं उनको मिलना चाहिए, उनके लिए आरक्षित होनी चाहिए, उनकी भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। जब हमारे लोग बाहर में रहने के बाद हमारी भाषाओं को वहां संरक्षण नहीं है, तो फिर अन्य राज्यों के लोग जो यहाँ प्रवास के तौर पर हैं, यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं, यहाँ खटने कमाने के लिए आए हैं, उनकी भाषाओं को यहाँ संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पिछली बार जो आप लोगों ने आंदोलन किया था तो सरकार वापस हुई थी, फिर वही चीज सामने आ रही है, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा और किसको आप दोषी मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, कुछ जिलों में हटा भी था जिन भाषाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उर्दू, उड़िया और बंगाली ये तो हटा ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में उसको लेकर आप लोग का जो विरोध था। देखिए, चूंकि विरोध नहीं, देखिए सबसे पहला बात है कि ये आंदोलन 2 जिलों से प्रारंभ हुआ था। अगर पूरे राज्य के लोग इस आंदोलन से कनेक्ट होते तो सभी भाषाएं हटती। उसके बाद जैसे उड़िया का जो मामला आता है या फिर बंगला का मामला आता है, चाहे अन्य भाषाओं का मामला आता है, एक बॉर्डर होता है। बॉर्डर की सीमा पर अगर अन्य राज्य भी हैं और इधर झारखंड उधर अगर बंगाल है, तो निश्चय ये सीमावर्ती जो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दायरा आएगा, वहां के लोग इस राज्य की भाषा को बोलेंगे और इस राज्य के लोग उस राज्य की भाषा को बोलेंगे। तो उसके आधार पर स्थानीय भाषा तय नहीं होती है, उसकी आबो हवा बहती है। तो ठीक उसी प्रकार चूंकि ये धनबाद बोकारो से आगाज हुआ था, तो वहां पर माने मगही और भोजपुरी को लेकर विशेषकर लोग काफी उबाल में थे, क्योंकि वह क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, वहां तो भोजपुरी और मगही का सवाल ही नहीं बनता है। तो इसलिए काफी जोरदार विरोध हुआ था, सरकार बैकफुट पर आई थी। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा आंदोलन होने के बाद आज सबसे पहले धन्यवाद कि झारखंड की तमाम मीडियाओं का, क्योंकि अभी तक ये नेशनल न्यूज नहीं बन पाया, जबकि लोग लगातार 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आंदोलन के लिए इतनी भूमिका निभाई और आपके माध्यम से इस आंदोलन को गांव-गांव तक हम लोग ले जाने में सफल हुए हैं। तो निश्चय ही सरकार कहने का मतलब है, मैंने स्पष्ट कहा है कि सरकार बेशक राज्य के लोग चला रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुखौटा बनकर खड़े हैं वो अन्य राज्यों के हैं। चाहे मैं खुलकर बात करता हूं, माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या श्रीमान पिंटू श्रीवास्तव हो, उनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने कभी जेल की यातना सहा है, ना कभी उनके बदन पर कोई लाठी चला है। तो वे लोग इस राज्य का मर्म को नहीं जानेंगे। यह राज्य वे लोग जानते हैं जिन्होंने अपने परिवार का, अपने सुख अमन चैन का कुर्बानी दिया है, उसके बाद राज्य मिला है। तो वे लोग बेहतर जानते हैं कि राज्य की क्या स्थिति होनी चाहिए। अच्छा, राज्य में जो चल रहा है, परिस्थिति है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, राज्य की परिस्थिति निश्चय ही बहुत विकट परिस्थिति है। खासकर मैं कोयलांचल के क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ हाल ही 4 दिन पहले एक रात को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, देखे मैंने प्रशासन के सहयोग से 10 अवैध कोयला की गाड़ी को मैंने पार किया गया जीटी रोड में। तो चारों तरफ से लूट मची है और इस पर सरकार की कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बन रही है, और सरकार की हिस्सेदारी के कारण स्थानीय प्रशासन भी मौन है और चुपचाप धड़ल्ले से लगातार इस राज्य को लूटने में सब तमाशा देख रहे हैं। इसीलिए राज्य के युवाओं को संदेश यही होगा कि राज्य आपका है, यह राज्य का निर्माण आपके लिए हुआ है, आप किस प्रकार इस राज्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं, ये आपको तय करना होगा। नहीं, वो बात नहीं है जो सरकार उथल पुथल को लेकर जो बात चल रहा है, राजनीति के हालात पे ध्यान दे रही है। मेरा सवाल ये, वो सवाल वो है। देखिए, सरकार यदि उथल पुथल में है तो भाई स्पष्ट है ये सरकार उसके लिए दोषी है। सरकार उथल पुथल क्यों है, इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार के नीति नियमावली दोषी है। तो सरकार को अपने विषयों पर काम करना चाहिए। राज्य की 3.25 करोड़ जनता को उन्होंने विश्वास के साथ चुनकर आने का काम किया था। उन्हें उनके हित के लिए, उनके रक्षार्थ हेतु नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ये नियम बनाती है 10वां 12वां पास करने वाले मजाक का विषय बन के रह जाता है। हमने भी मामा घर से मैट्रिक पास किया है, तो क्या मेरे मामा घर वाले लोग मुझे वहां जमीन प्रदान करेंगे? कतई नहीं करेंगे। तो फिर 10th और 12th वाले यहाँ से कैसे झारखंडियत की मान्यता को प्राप्त करेंगे? तो सरकार कहीं ना कहीं नीति नियम, अटपटा नीति नियम बना रही है, जिसका इस राज्य के विधि व्यवस्था से, इस राज्य की उन्नति से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, जिस तरह से सरकार अपना बचाने के लिए कभी छत्तीसगढ़ जाती है तो कभी खूंटी जाती है, राज्य की जनता अहोपहो में है कि हो क्या रहा है। राजनीतिक संकट को लेकर जो चीज चल रही है उस पर आपसे टिप्पणी चाह रहे हैं? देखिए, राजनीतिक संकट तो निश्चय ही चल रही है। एक सरकार बचाने में है, दूसरा पक्ष सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने में है। और ऐसी परिस्थिति में देश को सबसे पहले, आज सिर्फ राज्य की बात नहीं कीजिए, पूरे भारत देश में लोकतंत्र
जो चयनित होकर जो विधायक संसद चुनकर जाते हैं, यह व्यवस्था कहीं ना कहीं मजाक बन रही है। जबकि हमारी अनुसूची 10 में दल बदल का कानून है, उस कानून को मजबूती करने की आज आवश्यकता है। आज संसद को सोचना चाहिए। वास्तविकता है कि आप जिस दल के साथ चुनकर जाते हैं, आपको उस दल में बरकरार रहना है। अगर आप उस दल को छोड़कर अन्य दल का विधायिका को ग्रहण करते हैं तो उसके पहले आपको इस्तीफा देना होगा, फिर आप अन्य दल से जाके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं मजबूत ना होने के कारण आज वास्तव में लोकतंत्र का पतन होता हुआ दिख रहा है, राज्य में ही नहीं, भारत देश में। तो लोकतंत्र के पतन को अगर फिर से उन्नत करना है तो आपको इन विषयों पर सोचना होगा और इन विषयों पर कानून बनाने होंगे। रहा सवाल राज्य का, राज्य निश्चय ही आज एक टीम है जो चाहती है कि सरकार को बचा के रखें, एक टीम चाहती है सरकार को हटाकर सरकार बनाएं, लेकिन पिसने का काम लगातार जनता कर रही है और लगातार जनता शोषित हो रही है। नहीं तो 40% खनिज देने वाला राज्य आज हिंदुस्तान का बहुत सुंदर राज्य होता। अच्छा, कौशल विकास योजना कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से लड़कियां रोते बिलखते काम कर रही है, तो कुछ को रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए, कौशल प्रमाण है आपके पास, 10 लड़कियां आई हैं 2 दिन पहले। कौशल विकास योजना जब अखबारों के पन्ने से या फिर सामने कोई बात करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धरातल पर जाता है तो उसके बहुत दुष्परिणाम सामने आते हैं। बहुत सारे हमारे बीच नजदीक के छात्रों ने उस पर प्रशिक्षण लेकर जुड़ने का कार्य किया था, लेकिन अंततः उन्हें निराशा ही लगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी योजनाएं, जिनमें योजनाएं तो धरातल पर आती हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम फंडिंग ऐसे लोगों के पास जाता है जिनका ऐसे कोई सरोकार नहीं होता है। बड़ा दुख का विषय है। हमारे राज्य की बहनें जो इस राज्य को छोड़कर जाती है, एक नौकरानी बनने तक की जिद के लिए वो दिल्ली चली जाती हैं, और यही हमारा राज्य 40% खनिज देने वाला। दूसरी ओर केरल, कर्नाटक से कोई बहन आती है तो वह डॉक्टरनी, नर्स बनकर आती है। तो कहीं ना कहीं इस पर राज्य को सोचना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था हो चाहे अन्य व्यवस्था हो, उसमें महिलाओं को कुछ आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए ताकि उनकी उन्नति हो सके। विधान एक प्रश्न है, कुछ दिन पहले यहाँ मोराबादी में रोजगार सृजन किया गया था कौशल विकास के माध्यम से। यहाँ से हजारों लोगों की बहाली हुई थी। अब एक तरफ बहाली करते हैं सरकार, दूसरी तरफ से रेस्क्यू कर वापस बुलाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? 8,000 बोल के भेजा जा रहा है, 5,000 3,000 सैलरी मिल रहा है और बंधक बना के रखा जा रहा है। गेट बंद कर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक तरफ सरकार क्षेत्रों से लड़कियां आ रही हैं। जी हाँ, इसका ताजा उदाहरण हमारे तुपचांची प्रखंड से ही। हमारी शौजाती एक लड़की है, उसको इसी तरह योजना के माध्यम से दिल्ली ले जाया गया और फाइनली उसको वहां बंधकी बना गया और उसका इस प्रकार से ब्रेन वॉश हुआ कि फाइनली वो लड़की, पता नहीं उसका रेस्क्यू भी हो पाया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं आम व्यक्ति, जो आम छात्र हैं, जो बेरोजगारी से हतोत्साहित हैं, वह सिचुएशन देखते हैं कि मरता क्या नहीं करता। वो 5,000 की नौकरी को 3,000 तक में समझौता कर लेता है, लेकिन फाइनली वहां भी उसका शोषण किया जाता है। तो ऐसे में आज देश को, राज्य को सोचना चाहिए और विशेषकर किसी भी देश और राज्य की उन्नति आर्थिक उन्नति से होती है। तो आर्थिक उन्नति कैसे हो, रोजगार सृजन कैसे हो, इस पर एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इस पर राज्य के साथ देश को भी सोचना चाहिए। 1932 का मुद्दा आप लेकर के हमेशा चल रहे हैं। इस बार सेशन में तो मुख्यमंत्री जी भी बोल दिए हैं, हम लाएंगे। लगातार जो सत्ताधारी दल के नेता वो भी लगातार पॉजिटिव बयान दे रहे हैं इसको लेकर। हाँ, निश्चय ही 1932 कभी सत्ताधारी लोग खुद मुकर रहे थे, लेकिन आज जनता के आक्रोश को देखकर, चाहे गिरिडीह के विधायक हों, आज तो देख रहे हैं स्पीकर महोदय का भी बयान आया है, मुख्यमंत्री तो बोल ही रहे, शिक्षा मंत्री पहले भी बोलते थे। तो कहीं ना कहीं जनता के आंदोलन के बाद आज ये सब चीजें सामने देखने को मिल रही है। इसीलिए आंदोलन के कारण हमें भी बल मिला है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इन गतिविधियों पर नजर रखी है और वॉच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार जो उथल पुथल चल रहा है, लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, इसी में 1932 का भी खाता पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए? देखिए, कहावत तो है कि मैंने हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार हेमंत सोरेन की अभी तक कार्यशैली रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी, 14 तारीख का समय है, शायद कल ही है। अब कल देखा जाता है कि 1932 को लेकर विधानसभा के भीतर से क्या आवाज होती है, और नहीं तो फिर 2024 में बहुत बड़ी आवाज होगी और इतनी भयानक आवाज होगी कि राज्यवासियों को सुनाई देगी। चेराम जी, एक सवाल है, सीधा सवाल है कि बबुआ राज में जो बबुआ मुख्यमंत्री ये खड़े नहीं उतरे? बिल्कुल नहीं खड़े उतरे दादा, एकदम नहीं खड़े उतरे। आज केवल एक आदिवासियत सेंटिमेंट के साथ सरकार चलाई जा रही है। अगर आप, चलिए, आप पहला शब्द आदिवासी का ही जिक्र करते हैं, अगर आप आदिवासी का ही भला चाहते थे तो जैसे दुमका सीट खाली हुआ, वहां बसंत सोरेन को नहीं, किसी बुद्धि सोरेन को टिकट देना चाहिए था। पूरी तरह परिवारवाद किए हैं। इसके बाद कल ही हम गुमला गए थे, वहां एक सूचना मिली कि कोई एक आदिवासी हैं जिनका शायद एसडीओ में ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन नाम नहीं लेते हैं, एक जेएमएम के बहुत कदावर नेता हैं, बहुत मान्य है। उन्होंने कहा, क्या तुम एसडीओ बन के करोगे? हम लोग तो राज्य बनाएंगे, तब तुम एसडीओ को ऑर्डर देना। आज वो इंसान कैंसर से जूझ रहा है और इधर
एक परिवार के लोग लगातार इस राज्य को चला रहे हैं और फाइनली ऐसा लगता है इस राज्य को पूरी तरह से लूटने के बाद ये इस राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में बस बसाव कर लेंगे। तो जयराम जी थोड़ा सा विलम्ब से आए थे, ये 9 भाषा जो शामिल किया गया है उसी को लेकर आप ये बात रख रहे हैं। तो ये तो कल गए थे TRI में आपके लोग, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो खुद से ट्विटर पर लगाए हैं उसे। इसका मतलब सरकार तो स्वीकार ली, क्योंकि जगन्नाथ महतो जब बोकारो से धनबाद से हटा था तो उस समय तो बोले थे कि आंदोलन करने वालों के चलते नहीं हटा, सरकार खुद हटाई। ठीक है, अगर सरकार खुद हटाई है तो फिर से हटाइए। दूसरी बात, जो अन्य राज्यों की भाषाओं का यहाँ ऐड किया गया है उनका हम समर्थन नहीं करते। बाकी झारखंड की माटी में, झारखंड की संस्कृति में बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो दफन हो चुकी हैं, उनको अगर सरकार में सामर्थ्य है तो उनको रिसर्च करके फिर से उठाएं और 9 से 11 की आपत्ति नहीं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं जो झारखंड की ही हैं, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण, उसमें उचित शोध न होने के कारण वो भाषाएं कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। तो सरकार अगर चाहे तो उन विलुप्त भाषाओं को उठाकर लाने का प्रयास करें, जैसे असूरी भाषा हो गई, तो उसका हम लोग खुले मन से स्वागत करते हैं, क्योंकि झारखंड की माटी की भाषाएं हैं। लेकिन अगर अन्य राज्य की संपन्न भाषा को अगर आप लेकर यहाँ आने का कार्य करेंगे और जो क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो उसका भाई हम लोग असहमत हैं और असहमति के लिए आंदोलन भी करेंगे। कैलाश यादव ने कहा कि मगध राज की मांग करेंगे अगर भाषा हटेगा तो ठीक है, तो मगध राज का लोकेशन देखा जाए, वो मगध राज का लोकेशन कहाँ आता है, मांग कीजिए, हम लोग सहमत हैं। क्योंकि ये तो जहां तक मैंने सुना है, यह न मगध राज्य में झारखंड था न कलिंग में था, यह एक स्वतंत्र क्षेत्र था। और सम्राट अशोक के शिलालेख कहते हैं, कलिंग शिलालेख 2 स्पष्ट कहता है कि सम्राट अशोक एक रक्षित नाम के व्यक्ति को झारखंड के आटविक, उस समय झारखंड का नाम आटविक प्रदेश था, यहाँ के जनजातियों से सहायता लेने के लिए, तीर धनुष चलाने में अच्छा थे, इनसे सहायता लेने के लिए रक्षित नामक व्यक्ति को आटविक प्रदेश भेजते थे। बिल्कुल कैलाशवादी यादव जी का स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, मगध राज मिलना चाहिए, लेकिन मगध की सीमा में ये न कलिंग है न मगध है, ये आटविक प्रदेश था, यह राढ़ सभ्यता है और राढ़ का एक अलग इतिहास है। कल अगर कैबिनेट में 1932 के आधार पर लाया जाता है तो आप लोग इसका समर्थन करेंगे सरकार के? हाँ बिल्कुल, अगर पहले हम लोग ना पक्ष के विरोधी है, ना विपक्ष के विरोधी है, ना किसी इंसान के विरोधी है, हम लोग नीतियों के विरोधी हैं। हमने लगातार कहा है कि हम लोग किसी मंत्री किसी विधायक के विरोधी नहीं है, उनकी नीतियों के विरोधी हैं। अगर 32 लेकर आती हैं तो हम क्या, पूरे राज्य की जनता समर्थन करेगी। लेकिन हम लोग क्रांतिकारी हैं, आंदोलनकारी है, चुप नहीं बैठेंगे। एक मुद्दा समाप्त होगा, दूसरा मुद्दा को कोड़ के निकाल लेंगे। बसंत सोरेन के बात को कैसे देखते हैं, दिल्ली जाने के बयान? क्या बयान था उनका, हम उनको ध्यान से बोले ना कि इस वक्त राज्य में की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस वक्त वो अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए दिल्ली गए थे। तो किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? मैंने बहुत हास्य बयान है, एक जिम्मेवार पद पर, ऊपर से राज्य के अगवा के मैंने अनुज हैं और राज्य की बागडोर को संभाले हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से अगर उस व्यक्ति के मुख से अगर इतना निंदनीय बयान आता है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक स्थिति है। सही बात है, आज बहन बेटियों के साथ, उनकी इज्जत के साथ आज लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी जान पे हमले हो रहे हैं। आज उनको संरक्षण देने के लिए नीति नियम बनना चाहिए, लेकिन महाशय अगर मैंने इस तरह का बयान दिया है कि दिल्ली वो अपने अंडरगारमेंट्स के लिए गए, तो बहुत शोचनीय है, दुर्भाग्य और हंसी का विषय है। झारखंड में वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहें? झारखंड की वर्तमान कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर स्थिति में है। आज भले 4 मामले बहनों को लेकर आया है, लेकिन इससे पहले शायद 3-4 महीना पहले धनबाद में भी आया था, एक के बाद 3 बहनों के साथ दुष्कर्म हत्या के मामले आए थे। तेजाब के माध्यम से एक बहन का मैंने हत्या को सुसाइड करने का प्रयास किया गया था। तो कहीं ना कहीं विशेषकर बेटियों को लेकर यह राज्य काफी असुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय है राज्य के लिए। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, जगन्नाथ महतो पिछले दिनों बोले थे कि हम लोग ला रहे हैं 1932 और ये लोग जितना दुकान चला रहा है 1932 के नाम पर सबका बंद कर देंगे। नहीं, उनको बोलिए कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका दुकान बंद होगा। हम लोग क्रांतिकारी हैं, हम लोग खनन नीति पे बात करेंगे, हम लोग उद्योग नीति की बात करेंगे, हम लोग माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश है कंपनियों को और विधायिका को कि उन जमीनों को आप खाली कर दे जिसमें आपने कंपनी के नाम से लिया है, किंतु वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। हम लोग उस पर हल चलाने का बात करेंगे जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हम लोग विस्थापन नीति की बात करेंगे, हम लोग पुनर्वास नीति की बात करेंगे। कहिए जब मंत्री जी को कि थोड़ा सा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि हम लोग एक मुद्दा समाप्त होगा, दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग नियम बनाते रहें, हम लोग कोड़ते रहेंगे, खोदते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे करना क्या है। धन्यवाद।